तो मैं अभी मौका दूंगा क्योंकि कुछ समय चाहूंगा देना अंकित को। तो अंकित के पास जो कहानियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जरूर अंकित को सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अंकित जो है करीब साल 1.5 साल पहले उन्होंने हमारा क्लास ज्वाइन किया था। आप ही लोगों की तरह उन्होंने स्टडी किया। और अंकित जो है अच्छे समाज सेवी हैं और समाज को जागरूक करने के लिए लगातार जो है बेहतर काम करते रहते हैं उत्तराखंड के अंदर। आपको बताऊं मैं, उत्तराखंड में जहाँ सुनते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर पहाड़ पहाड़ अच्छे वहाँ पे हैं, देवभूमि है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर है और घूमने का रमणीक स्थल है। वहाँ लोग पूरे दुनिया से लोग वहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है। तो आपको बताऊं, जो बजट प्लेन में आता है पैसा, अगर आपका सड़क बनता है आप आपके शहर में जब आप प्लेन में रहते हैं, मान लीजिए अगर वहां 100 रुपये आया कोई काम होने के लिए, तो पहाड़ पे उसका जो पैसा होता है वो 25 से 30% बढ़ जाता है, वो है ना। वही सड़क अगर पहाड़ पे बनेगा तो 100 रुपये के बजाय 130 रुपये आएगा, 125 रुपये आएगा, ज्यादा पैसा आता है। क्योंकि पहाड़ पे कोई भी काम करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि पहाड़ पे इतना लोग जागरूक नहीं है, उनको मालूम नहीं पड़ता। ठीक है। तो बहुत सारी बात घपले होते हैं। और अंकित ने क्या किया, अंकित ने जब इस क्लास के बाद अंकित ने बहुत सारे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अंकित अपने उस कहानी को बताएं, जब वो उन्होंने निरीक्षण भी किया था और इस क्लास के बाद उनको क्या क्या उनके जीवन में बदलाव हुआ, कैसे उन्होंने निरीक्षण किया, उस निरीक्षण का अनुभव, उन्होंने डीएम को कैसे फेस किया, प्रथम अपील की सुनवाई कैसे हुई, ये कहानी आप जरूर सुनिएगा। तो नाउ अब मैं अंकित को देता हूँ मौका। अंकित, आप प्लीज अपनी बात रखिए, अपनी कहानी को सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हूँ, गंगोत्री से। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं भी सर से आरटीआई के बारे में जानकारी ली और क्लासें अटेंड करी मैंने, और मैंने भी प्रशिक्षण लिया सर से। शायद आवाज आ रही है सभी को? हेलो। तो मैंने भी सर से प्रशिक्षण लिया और काफी सर को मैंने पहले से ही प्रदान करके रखा था पहले से ही सर को, क्योंकि मैं जब, जैसे आप लोग चाहते हैं कि पहले आरटीआई सीखे कैसे सीखे, कब सीखे, बहुत जल्दी रहती है हम सभी को लगी, मुझे भी बहुत जल्दी थी। और मैं लगातार सर को हमेशा परेशान करता था, सर ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। परंतु जब हम खुद आरटीआई क्षेत्र में गए या आरटीआई क्षेत्र में हमने काम करा, तब जाके हमें पता चला कि आरटीआई क्या है, आरटीआई से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आरटीआई से हमारे क्या क्या काम निकल सकते हैं। ये हमें तब पता चला जब हमने आरटीआई क्षेत्र में काम किया और आरटीआई लगाई और अपने अधिकारों को जाना। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले ही सर से ही आरटीआई सीख के मैंने काफी भ्रष्टाचार निकाले हैं, अभी निकाल भी रहे हैं। और कभी कभी जब स्टार्टिंग में रहते तो हमें डर सा लग जाता है। तो वो एक मामला है, मैंने क्या है कि डीएम के एक आरटीआई लगा रखी थी। मैंने नमूने के लिए वहां एक आरटीआई लगा रखी थी पीडब्ल्यूडी विभाग में। तो मैंने गढ़वाल आयुक्त को लगाया। गढ़वाल आयुक्त ने क्या है, डीएम को लगाया, डीएम को हस्तांतरित करा 6(3) के तहत आरटीआई की धारा। तो अब डीएम था, थोड़ा डर तो लगता ही है। तो मैं अपील में गया, मैंने सर से एक बार जानकारी ली, क्योंकि स्टार्टिंग था उस समय। मैंने सर से पूछा, सर डीएम का लेटर आ रखा है, मैंने कैसे होगा, मैं जाऊं वहां कि नहीं जाऊं, ऐसा ना हो कि डीएम मेरे पे कुछ गलत बोल ना दे, मुझे डरा ना दे, धमका ना दे। तो सर ने हिम्मत दी और मैं गया और मैंने अपील की सुनवाई करी, उसके बाद नमूने भी लिए। और दोस्तों, ऐसे मेरे अनेक मामले हैं। आपको बता दूं, मैंने धारा 2J फर्स्ट के तहत अनेक कार्यालयों का निरीक्षण कर रखा है, अनेक कामों का निरीक्षण कर रखा है, मेरी फेसबुक आईडी पे भी वो है। मैंने धारा 2J फर्स्ट के तहत कार्यालयों का निरीक्षण भी कर रखा है, दस्तावेजों का निरीक्षण भी कर रखा है, क्योंकि ये हमारे अधिकार तब हमें पता चलते हैं जब हम खुद प्रैक्टिकल उस चीज को करते हैं। ठीक है दोस्तों। और आरटीआई से जैसे हमें पता है, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको समय लगेगा। अब अगर आप तो सीख तो गए हैं, पर धीरे धीरे आपको इस पर काम करेंगे तब जाके आप इसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और इस बेहतर तरीके से समाज के लिए काम कर सकते हैं, या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, या और लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि ऐसे लोगों पे, ऐसे चीजों पे हमने काम करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक विषय बताऊंगा दोस्तों। मैंने खनन विभाग के लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन करा था।
ठीक है। और आवेदन मैंने धारा 2J फर्स्ट के तहत निरीक्षण के लिए मैंने वहां आवेदन करा। और दोस्तों, जब मैंने वहां आवेदन करा उसके बाद मुझे निरीक्षण के लिए जो खनन विभाग अधिकारी है उनका पत्र आया, उनका फोन भी आया कि अंकित जी आप निरीक्षण करने आइए। और मेरे साथ लोक सूचना अधिकारी थे खनन विभाग के, खनन विभाग अधिकारी ही लोक सूचना अधिकारी था, तो वो आए और मैं गया। और मैंने जो जो उनके मैंने उनसे एक अनुबंध की कॉपी भी ले रखी थी जो स्टोन क्रेशर के संबंध में थी। मैंने स्टोन क्रेशर में देखा कि वहां क्या है, जैसे कि चारों तरफ दीवारें लगनी थी, वहां दीवारें नहीं पाई गई है। वहां क्या कि फारे लगने थे, वहां फारे नहीं पाए गए। वहां क्या सीसीटीवी कैमरे लगने थे स्टोन क्रेशर के अंदर, वहां स्टोन क्रेशर के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जहां स्टोन क्रेशर की सड़क जाती है वहां कंक्रीट, वहां पेंटिंग होनी चाहिए थी, वहां पेंटिंग नहीं मिली। और सबसे बड़ा फॉल्ट तो वहां ये पाया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों से 500 मीटर की दूरी में जो आपके जो स्टोन क्रेशर है वो स्थापित होंगे, परंतु वो 50 मीटर की दूरी में भी स्टोन क्रेशर स्थापित हुए थे। और दोस्तों, उसका परिणाम ये आया कि आज जब मैंने डीएम को शिकायत करी, सचिव को उस संबंध में शिकायत करी, गढ़वाल आयुक्त को शिकायत करी, खनन विभाग को शिकायत करी, एसडीएम को शिकायत करी, तहसीलदार को शिकायत करी, एक लेटर सबको बनाकर मैंने सभी को भेज दिया। और उसका परिणाम ये रहा आज कि वहां आज वहां स्टोन क्रेशर बंद हो गया और पूर्णतः वहां बंद है। ठीक है दोस्तों, और ऐसी एक मामला है जो पीडब्ल्यूडी विभाग से है। उसमें हमने क्या किया कि मैंने आरटीआई लगाई और वहां देखा तो 1 करोड़ का जो काम है बिना निविदा बिना टेंडर के दिए गया। उसमें भी जांचें हुई, उसमें भी अधिकारी लिप्त थे, सभी पे कार्रवाई चल रही है। और दोस्तों, और आज तो एक मामला बहुत आश्चर्यचकित का हुआ। एक मैंने उत्तराखंड सूचना आयोग में एक आवेदन करा था, क्योंकि लोग क्या है कि देखो भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई सूचना आयोग भ्रष्टाचार ना करे या अन्य विभाग भ्रष्टाचार ना करे या डीएम भ्रष्टाचार ना करे, भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है। तो मैंने एक सूचना आयुक्त उत्तराखंड में एक आवेदन लगाया था। उसमें मैंने मांगा था कि यहाँ कितने अपीलें आई, कितने लोक सूचना अधिकारियों के विरुद्ध आपने जुर्माना अधिरोपित करा और कितने शिकायत आपको प्राप्त हुई। 7 बिंदुओं की मैंने सूचना मांगी थी दोस्तों। तो आज मुझे जो प्राप्त हुई 2015 से लेकर 2021 तक कुल 930 लोगों पर पेनल्टी लगाई गई, जुर्माना लगाया गया आरटीआई धारा 19 वो थोड़ा आरटीआई धारा 20(1) के तहत जो 25,000 का जुर्माना लगता है अधिकतम, तो 930 लोगों पर लगाया गया दोस्तों। और 930 लोगों में से केवल 330 लोक सूचना अधिकारियों ने अपने जो जुर्माना अधिरोपित करा था राज्य सूचना आयोग ने, सिर्फ 330 लोगों ने उनका शुल्क जमा करा, जो जुर्माना था वो जमा करा। बाकी के 600 लोगों ने अभी तक वहां क्या है जो जुर्माना राशि है वहां जमा नहीं करा। उन 600 लोगों में से 145 लोगों का केस हाईकोर्ट है। और उसके बाद जो बचे उन्होंने क्या है कि 2015 से अभी तक भी उन्होंने जो उनकी राशि है, अधिरोपित राशि है, जो उन पर जुर्माना लगाया गया, वो उन्होंने भी अभी आयोग को भी जमा नहीं करवाया। तो ये चीजें हैं। और दोस्तों, ऐसे अनेक मामले हैं, आप भी सीखेंगे धीरे धीरे। और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे मैंने आवेदन लगाए हैं, बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार निकले हैं और बहुत सारी चीजों में मेरे काम भी हुए हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि अभी मेरे घर के सामने एक खनन का काम चलता था, मेरे घर के जस्ट सामने। अगर कोई कभी अगर देखना चाहे तो मुझे बता सकते हैं, वीडियो कॉल में कर सकते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने उसका अनुबंध भी आरटीआई के जरिए लिया। और जो खनन विभाग का 5 साल की उनको स्वीकृति दे रखी थी, आपने 5 साल तक पट्टा क्षेत्र में खनन करना है। और दोस्तों, जब मैंने आरटीआई से उनका अनुबंध लिया तो वहां देखा तो खनन पट्टे क्षेत्र में तो जीएसटी ही नहीं जा सकती है, वहां तो मानव शक्ति से काम होगा। और वहां क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, वेग मशीन लगेगी, दायरा होगा खनन का, ये सब चीज देखने को मिली। जब हमने शिकायत करी तो उसमें जांच हुई। आज 8 लाख का चालान उस समय कटा और 8 लाख का चालान फिर से कटा, क्योंकि जब 8 लाख का चालान उसका कटा है तो उसने क्या है कि पुनः
देखो प्रशासन भी मिला रहता है, प्रशासन की सहायता से पुनः उसने खनन खोल दिया, और परसों ही फिर से 8 लाख की पेनल्टी उसमें लग गई। केवल 8 दिन में 16 लाख की पेनल्टी उस पर लग गई दोस्तों। तो ऐसे कई सारे मामले हैं। और मैंने उसके बाद जो सर ने अभी तो बेसिक चीजें सिखाई है, अभी धीरे धीरे सर आपको आगे भी सिखाएंगे, दूसरी क्लासें होती है सर की, उसको आप अटेंड करना, और आगे आपको भी बहुत चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और जैसे अभी मैंने नमूने के लिए भी काफी जगह मैंने आवेदन करे हैं, धारा 2J3 के तहत नमूने के लिए, मैं प्रमाणित नमूने के लिए मैंने आवेदन करे हैं। खैर अभी उनका कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह देखा मैंने कि बहुत सारे लोग सूचना अधिकारी को तो पता ही नहीं होता कि हम प्रमाणित नमूने भी ले सकते हैं, दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, कामों का निरीक्षण कर सकते हैं, वीडियो कैसेट जैसे सीसीटीवी कैमरे फुटेज ले सकते हैं, प्रमाणित प्रति ले सकते हैं फोटोकॉपी की है। तो ये अभी हमारे जो अधिकार है, जैसे लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है, 48 घंटे में जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हम सूचनाएं ले सकते हैं। तो ऐसे अनेक मामले हैं दोस्तों जो हमें आरटीआई हमें अधिकार देते हैं। पर आपको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है। अगर आप सीखेंगे तो जरूर इसका उपयोग करेंगे, और यह आरटीआई आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी भविष्य में, आपके लिए और आपके चारों तरफ जो भी पीड़ित है, जो भी परेशान व्यक्ति है, जिसका काम नहीं हो रहा है, उनको भी फायदा मिलेगा आपसे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको कोई जवाब है, प्रश्न है आरटीआई के क्षेत्र में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा मैं उसका जवाब दूंगा। किसी का कोई सवाल हो अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा अंकित जी ने मैक्सिमम यूज 2J1 का किया है। संडे को हमारा लाइव क्लास होता है, सर आते हैं लाइव, या फिर ऐसे भी जेन्युइन भी जो वीडियो होता है जागो इंडिया का, नीचे बहुत सारे इसमें कमेंट रहते हैं कि सर फलाना हमको धमका रहा है, आईटीआई डाले तो प्रधान धमका रहा है हमको, ये सूचना नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान वाले नीचे स्टेटमेंट लिखे होते हैं। बट आप लोग के सामने अंकित जी एक उदाहरण है कि मैक्सिमम 2J1 का यूज करते हुए कितना चीज खुलासा कर दी है। जैसे कि सर ने भी क्लास में पढ़ाया था कि आप डायरेक्ट किसी चीज की फोटोकॉपी मत मांगिए, काफी खर्चीला भी हो जाएगा। पहले निरीक्षण कीजिए बारीकी से, फिर नोट डाउन कीजिए पॉइंट, वहां से आप सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है तो शिकायत कीजिए हायर अथॉरिटी को, या फिर उस चीज का आप कैसे मतलब यूज करना। 2J1 का आपको जीता जागता उदाहरण है अंकित जी का। तो आप लोग के क्लास में बहुत सारा ये चीज से सवाल था, चाहे पीछे के बैच में भी ये सवाल रहता है कि जैसे कि 2J1 में जो निरीक्षण लोग करते हैं, लाइक मान लीजिए मनरेगा का है, तो मैं ही अंकित से जानना चाहूंगी, लाइक मान लीजिए कि आम जनता जो निरीक्षण करने के लिए सैंपल मांगती है, तो क्या आम जनता को अलाउड होता है कि भैया जाओ यहाँ मनरेगा का काम चल रहा है और एक मुट्ठी उठा लो वहां से निरीक्षण का जो भी मटेरियल है, जो भी मनरेगा का है, आम जनता को अलाउड है? या फिर बीच में अधिकारी मध्यस्थता करते हैं, वो उठाते हैं और वो बाकायदे टेस्ट वेस्ट करके जो भी मानक है वो देते हैं, या फिर आप करते हैं? इस चीज को आप क्लियर करें प्लीज अंकित। सारे विभाग ही करते हैं, जो भी लोग सूचना अधिकारी रहते हैं, हम उसको लिखते हैं, हम धारा 2J3 के तहत नमूने लेने चाह रहे हैं, आपकी उपस्थिति में हम नमूने लेंगे, और उसका कुछ शुल्क रहता है, वो हमें लोक सूचना अधिकारी बताएंगे कि ये नमूने के इतने शुल्क होंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट में सैंपलिंग के अलग अलग सरकारी कार्यालय रहते हैं, हम उसको वो विभाग सैंपलिंग भेजेगा, हमारे सामने उसको सील बंद करेगा, और उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास, या अगर आपको लगता है कि मैं इस नमूने को अपने जिले में नहीं वो करना चाहता हूँ, सैंपल नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अन्य जिले में इसको भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जिले में कहीं ना कहीं अधिकारी आपस में मिले रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं ये उस नमूने को बदलना दे। वह रहता है एनक्यूएम रहता है, एनक्यूएम और एसक्यूएम, स्टेट मॉनिटर टीम। तो उनके अलग अलग वो रहते हैं सैंपलिंग के, जो सैंपल जहां सैंपल नापे जाते हैं, सैंपलिंग होती है, वहां रहते हैं, हर एक जिले में रहता है और हर एक स्टेट में रहता है। सैंपल भेजे जाते हैं, जहां विभाग क्या अपने सैंपल भेजते हैं वहीं उसको भेजा जाता है, और उसकी जो भी कॉस्ट रहती है उसको लोक सूचना अधिकारी आपको लिखित देंगे कि आपके नमूने की इतनी राशि हुई, आप इस राशि को जमा कराइए, तब जाके हम आपको नमूने देंगे। ऐसा नहीं कि हमें उस नमूने को लेके कहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं जाना, लोक सूचना अधिकारी नमूना देगा और सीलबंद करेगा, उसको जहां भी टेस्टिंग लैब होगा वहां भेजेगा, और उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो हमारे घर आएगी। ये है।
अच्छा, वो सीधे घर तक पहुंच जाती है जो नमूना मांगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा, तो ये हाँ सारा कुछ डाक के थ्रू होता होगा, डाक के थ्रू घर पे आ जाता होगा। हाँ, डाक के द्वारा ही होगा। अच्छा, से मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये लैब है, बट यहाँ टेस्ट ना हो के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में हो, तो ये क्या मेरे आप कहने पे हो जाएगा ट्रांसफर? आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सर अच्छा मुझे आशंका है कि यहाँ के प्रशासन या अधिकारी मिली भगत के कारण मेरे नमूने की गलत तरीके से सैंपलिंग कर सकते हैं, या सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं, या गलत रिपोर्ट दे सकते हैं। इसीलिए मैं इस डिस्ट्रिक्ट में ना करते हुए इस जिले में ना करते हुए अपने मन चाहे जिले में करवाइए। जैसे टिहरी करवाए, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है टिहरी है, या आपकी कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट है, वहां आप अनुरोध कर सकते हैं लोक सूचना अधिकारी को। जरूर आपका वो करेगा, आपका सैंपल अन्य डिस्ट्रिक्ट में सैंपलिंग करेगा, जो भी रहता है वो करेगा। शायद अब किसी को 2J1 पे दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे नमूना इकट्ठा होता है और फिर कैसे वो टेस्ट होता है। बाकायदे अधिकारी उसकी फी भी लेते हैं, और जो इसके लिए फाइल करेगा, RTI लगाएगा नमूना के लिए, उसको वो फी भी देना होगा, उसको रिसीट मिलेगा बाकायदे, और जो रिपोर्ट होगा आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये 2J1 जो एक लाइन में लिखा हुआ है RTI एक्ट में, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल अंकित जी से आप लोग सुने हैं।